नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूनटीन्थ के बारे में। जूनटीन्थ यानी कि 19 जून की तारीख अमेरिका में अब एक छुट्टी के रूप में मनाई जाएगी। अमेरिका की केंद्र सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट ने इसे वहां पर देश की 11वीं फेडरल हॉलिडे घोषित किया है। तो अब अमेरिका में क्रिसमस, थैंक्सगिविंग जैसे त्योहारों के साथ अब जूनटीन्थ भी एक राष्ट्रीय छुट्टी होगी, फेडरल हॉलिडे होगी। इसका संबंध इतिहास से है, यूएस के स्लेवरी से है। तो आज हम जानेंगे कि इस जूनटीन्थ का क्या। 16 जून 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने दोनों दलों की सहमति से, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की सहमति से एक बिल पारित किया जिसके तहत जूनटीन्थ को एक ऑफिशियल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है, फेडरल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। फेडरल का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो 50 राज्य हैं उन सभी में ये एक छुट्टी होगी। तो वैसे हर राज्य के अंदर कुछ अलग छुट्टियां भी होती है, लेकिन कुछ फेडरली रिकॉग्नाइज्ड हॉलिडेज हैं जैसे कि क्रिसमस या जो इंपॉर्टेंट त्योहार होते हैं, मेमोरियल डे, ये सभी वहां पर फेडरल हॉलिडे होते हैं। यानी कि हर राज्य में ये 10-11 दिन तो आपको छुट्टी रखनी ही पड़ेगी। तो जूनटीन्थ 11वीं फेडरल हॉलिडे बन चुकी है, बहुत कम है। इट इज द 11th फेडरल हॉलिडे। तो जूनटीन्थ का मतलब क्या है? 19 जून की तारीख से ये नाम निकला है, 19th of जून, जूनटीन्थ। और इस दिन की अहमियत यह है कि आखिरी स्लेव्स जो आजाद किए गए थे यूएसए में वो 19 जून को किए गए थे। 1865 वो साल था जब यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूनियन आर्मी थी, सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उसमें वो जो आर्मी है वो गैल्वेस्टन नाम की एक जगह पर पहुंची थी और वहां पर आखिरी गुलाम जो थे उनको आजाद करवाया गया था सिविल वॉर के दौरान। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को अप्रूव किया 415-14। आप देख सकते हैं लगभग पूर्ण बहुमत इसको मिला है और सेनेट ने यहां पर यूनानिमसली इस बिल को पास किया, यानी कि कोई भी इस बिल के अगेंस्ट नहीं था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल इसी समय मई और जून के महीनों में यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे थे प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे? क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर कर दिया था एक पुलिस ऑफिसर ने और उसके बाद से एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में चले थे। ब्लैक लाइव्स मैटर या BLM प्रोटेस्ट इनको नाम दिया गया था। तो उसके ठीक एक साल बाद जूनटीन्थ को एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करना काफी इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है सांकेतिक तौर पर। अब हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रेलेवेंट पॉइंट्स हैं? हमारे लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी रेलेवेंस पता होनी चाहिए। 1865 डेट आपको पता होनी चाहिए कि इस दिन ये आखिरी स्लेव जो है उन्हें छुड़ाया गया था। तो इसका इतिहास तो देखो, वैसे अमेरिका की आजादी के पहले से ही शुरू हो जाता है। जब अमेरिका एक ब्रिटिश कॉलोनी थी उसी समय से वहां पर स्लेव्स को लाया जाता था अफ्रीका से और इनको यहां पर दक्षिणी अमेरिका के फार्म्स में काम करने के लिए रखा जाता था। तो ये यहाँ पे प्लांटेशन पर काम करते थे और ये गुलाम होते थे जो मोस्टली अफ्रीका से लाए गए थे और उन्हीं गुलाम पॉपुलेशंस के वंशज जो हैं आज अफ्रीकन अमेरिकन के रूप में अमेरिका की आबादी में लगभग 14% आबादी है। तो ये जो गुलाम है इनसे अमानवीय स्थितियों में काम करवाया जाता था। तो जब अमेरिका आजाद होता है 1776 में, उसके बाद वहां तुरंत गुलामी खत्म नहीं होती है। ये काफी हैरानी वाली बात है। आज के समय में आप सोचोगे तो इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, लेकिन उस समय स्लेवरी वॉज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी आती है, यानी कि 1830 के आसपास का समय आता है, तब तक कई लोग ये कहने लग गए थे कि अब गुलामी सही नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। यूके में भी एक ऐसा ही मूवमेंट चल रहा था। और इस समय तक 1830 तक क्या हो जाता है कि जो उत्तरी राज्य हैं, देखो उस समय अमेरिका में इतने ही राज्य थे, ठीक है। आज का जो पूरा यूएसए है वो इतना बड़ा है, लेकिन उस समय इतना बड़ा नहीं था। तो ये वाले जो राज्य हैं, इनमें से जो उत्तरी राज्य हैं ब्लू कलर वाले, इनमें स्लेवरी लीगल थी लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे। दूसरी तरफ ये जो दक्षिणी राज्य हैं जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इनमें स्लेवरी बहुत ज्यादा थी। ऑलमोस्ट 30% फैमिलीज के पास स्लेव्स हुआ करते थे। 30% फैमिलीज ओन्ड स्लेव। हर तीसरे परिवार के पास गुलाम थे जो वो खरीदे जाते थे। बिल्कुल गाय भैंस की तरह इनको खरीदा जाता था और बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था इनके साथ। इनके काम करने की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो कुल मिला के जो सदर्न स्टेट्स हैं, दक्षिणी राज्य हैं, इनमें गुलामी प्रथा काफी कॉमन थी, प्रचलित थी। और वहां पर क्या बड़े बड़े प्लांटेशन है, तो उन पर काम करने के लिए, कॉटन प्लांटेशन पे काम करने के लिए स्लेव्स की आवश्यकता भी रहती थी। तो यही मेन रीजन था कि अमेरिका में होता है गृह युद्ध। और ये जो गृह युद्ध है ये 1861 में ही स्टार्ट हो गया था। तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि देखो 19th सेंचुरी में 1840 के आसपास ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। धीरे धीरे किया था, 2-3 कानून लाए गए थे जिससे स्लेवरी इन्होंने बंद कर दी। और उसके बाद यूरोप के अन्य देशों ने भी इसी प्रकार के कानून पास किए। अमेरिका के भी कई राज्यों ने, याद रखना पूरे देश ने नहीं, कई राज्यों ने ऐसे कानून पास किए।
तो इसमें एक लंबा इतिहास है, कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे, मिजोरी कॉम्प्रोमाइज 1820, 1850 और 1854, जब कुछ राज्यों ने आपस में यह तय कर लिया कि मेरे राज्य के अंदर या हमारे राज्य में स्लेव्स नहीं होंगे। तो आप यहां देखोगे जो आपको ग्रीन कलर के स्टेट्स नजर आएंगे, इन राज्यों ने गुलामी प्रथा को स्वीकार किया था, लीगल माना था, जबकि जो उत्तरी राज्य हैं उन्होंने एक समय पर आकर इलीगल कर दिया था कि हमारे यहां पर गुलामी प्रथा नहीं चलेगी। लेकिन 1861 में चीजें बदल जाती है। बदलती क्यों है? क्योंकि अब्राहम लिंकन बन जाते हैं राष्ट्रपति, और क्योंकि ये स्लेवरी के खिलाफ थे तो इन्होंने आकर एक प्रोक्लेमेशन जारी किया। प्रोक्लेमेशन क्या था? कि अब स्लेवरी नहीं चलेगी। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन इन्होंने पास किया 1862 में, और इसी के पहले गृह युद्ध छिड़ चुका था अमेरिका में, क्योंकि लिंकन ने अपने प्रेसिडेंट बनते ही ये बात बोल दी थी कि मैं गुलामी प्रथा को बंद करवा दूंगा। तो इनके प्रेसिडेंट बनते ही कई राज्य देश से अलग हो गए, वो सिसीड कर गए, यानी कि अपने आप को उन्होंने देश से अलग घोषित कर दिया। उन्होंने अपने आप को कहा कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये सारे वो दक्षिणी राज्य थे जो अलग हो गए, और इन्होंने क्या कहा कि हम तो स्लेवरी रखेंगे। और मोस्टली ये वाले वो राज्य थे क्योंकि इनके अंदर स्लेवरी काफी कॉमन थी। आप देख सकते हो 31%, 37% परिवारों के पास यहां पर स्लेव्स हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति इसके खिलाफ थे और ये खुद उत्तरी राज्यों को बिलोंग करते थे, तो इसीलिए देश में छिड़ जाता है गृह युद्ध। अब गृह युद्ध 1861 में ही छिड़ गया था, और 1862 में प्रेसिडेंट लिंकन ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन पास किया। इमेंसिपेशन का मतलब है किसी गुलाम व्यक्ति को आजाद करना। तो इसके तहत इन्होंने पूरे देश में स्लेवरी को इल्लीगल करार दिया कि कहीं पर भी गुलाम नहीं रह सकते, आप किसी को भी गुलाम बनाकर काम नहीं करवा सकते। लेकिन आधे जो स्टेट्स हैं वो तो अलग हो चुके थे, तो गृह युद्ध छिड़ पड़ा, और जहां जहां पर यूनियन की आर्मी यानी कि उत्तरी राज्यों की जो आर्मी है वो आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे उन्होंने दक्षिणी राज्यों को हराना शुरू किया एक के बाद एक, वैसे वैसे वहां पर भी गुलाम प्रथा खत्म होती गई। लेकिन क्या है कि ये युद्ध 4 साल चलता है, काफी लंबा चलता है। 1865 में जाकर ये पूरी तरह से खत्म होता है, और इसीलिए कई राज्यों में गुलाम प्रथा 1865 तक चलती गई थी। ठीक है, तो जो रेबेल स्टेट्स थे उनमें गुलाम प्रथा चलती गई थी 1863 के बाद भी, जबकि उत्तरी राज्यों में 1 जनवरी 1863 के बाद कोई भी गुलाम नहीं था। लेकिन ये जो लड़ाई है 1865 में कब खत्म होती है? जब फाइनली ये उत्तर की जो आर्मीज हैं ये एक एक राज्य को हराते हुए पहुंचती हैं यहाँ टेक्सास तक। तो टेक्सास में एक स्थान है गैल्वेस्टन। तो गैल्वेस्टन नाम की जगह पर जब ये उत्तरी आर्मीज पहुंची 1865 में, दिन था 19 जून, तो यहां पर एक प्लांटेशन था, एक फार्म था जहां पर कुछ स्लेव्स काम कर रहे थे, और इन स्लेव्स को जाकर सेना के ऑफिसर्स ने बताया, मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर ने बताया कि देखो देश में एक राष्ट्रपति आया है नया जिसने एक कानून पास किया है और कोई भी अब गुलाम नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इन स्लेव्स के पास में कोई अखबार या संचार माध्यम भी नहीं था, तो इस तरह की खबर इन तक पहुंचती नहीं थी। तो इन्हें 2 साल तक पता ही नहीं था, 2.5 साल तक, कि हम आजाद हो चुके हैं, पूरे देश में ऐसा कानून है जिसके तहत अब कोई गुलाम नहीं रह सकता। तो मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर के नेतृत्व में यूनियन आर्मी जब यहां पहुंची, तब इन्होंने इस आखिरी देश के प्लांटेशन पर गुलाम प्रथा को समाप्त किया, और इसीलिए 19 जून का दिन अफ्रीकन अमेरिकन और खास करके जो स्लेव्स के वंशज थे उनमें काफी पॉपुलर है। इसको कई लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये जो दिन है इसको 1866 अगले साल से ही टेक्सास राज्य में तो काफी मतलब सेलिब्रेट किया जाने लगा था, और कई कम्युनिटीज इसको लेकर अपने ट्रेडिशंस बना चुकी हैं। वो लोग आतिशबाजी करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, तो कई अपने लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस बन चुके हैं। कुछ लोगों ने तो मिलकर बड़े बड़े पार्क्स खरीदे। इमेंसिपेशन पार्क ह्यूस्टन, जो कि टेक्सास का एक बहुत बड़ा सिटी है, उसमें एक पूरा पार्क खरीदा गया, जमीन खरीदी गई, और वहां पर इमेंसिपेशन पार्क में ये सेलिब्रेशंस होते हैं। और टेक्सास में 1980 में ही इसको एक छुट्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। तो टेक्सास राज्य में 1980 से ही जून 3 को एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 94 के बाद से देश के अन्य राज्यों से भी ऐसी डिमांड आई कि यहां पर भी जून 3 को छुट्टी डिक्लेयर करना चाहिए, और इनफैक्ट पूरे देश में इसको फेडरल हॉलीडे घोषित कर देना चाहिए। तो लुइजियाना से 1994 में यह आंदोलन शुरू होता है, और फाइनली सरकार पर इन्होंने दबाव बनाया, और अब जाकर 2021 में जाकर इसे जून 3 को एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया गया है। तो ऑलरेडी कई राज्यों में जैसे कि टेक्सास, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, वॉशिंगटन डीसी, इनमें तो ये पहले से छुट्टी थी, पेड हॉलीडे है सारे स्टेट एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन अभी सारे राज्यों में नहीं थी। तो अब सारे 50 राज्यों में ये एक फेडरल हॉलीडे के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और याद रखिए फेडरल हॉलीडे काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देश में अभी तक केवल 10 फेडरल हॉलीडेज थे, जैसे कि न्यू ईयर्स, थैंक्स गिविंग, इंडिपेंडेंस डे। तो
क्रिसमस, अब इसके अलावा ये 11वां फेडरल हॉलीडे बन गया है और पिछले 40 सालों में कोई फेडरल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया गया है। आखिरी फेडरल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था मार्टिन लूथर किंग डे, जिस दिन मार्टिन लूथर किंग का जो जन्मदिन है उस दिन उसको घोषित किया गया था मार्टिन लूथर किंग डे, वो आखिरी फेडरली रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे था। तो अब 40 साल बाद कोई नया फेडरल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। तो अमेरिका बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन अभी तक इन्होंने ILO के कन्वेंशन कंसर्निंग फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर को साइन नहीं किया है। इसीलिए अमेरिका में आज भी कई कंपनीज लेबर से बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम कराते हैं। तो इनके इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए ये लेबर्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं उन पर ध्यान नहीं देते। तो स्लेवरी खत्म हो गई है, लेकिन एक प्रकार की मॉडर्न डे स्लेवरी इन कंपनियों में आज भी जारी है। तो अमेजॉन, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पे ये आरोप लगातार लगते रहते हैं कि इनमें जो वर्क प्लेस हैं वो इतने सेफ नहीं है, वर्कर्स का काफी एक्सप्लॉयटेशन होता है। और आप देखिए कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ महीने पहले नेस्ले पर जब चाइल्ड स्लेव लेबर के चार्जेस लगे थे तो उसमें नेस्ले कंपनी के फेवर में इन्होंने फैसले दिए थे। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बिल्कुल सिंपल, छोटा सा, जानकारी भरा लेक्चर था। इसका PDF आपको इन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इनको अवेल करते हैं। सो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। और इस वक्त एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत GS और ऑप्शनल का कंबाइंड पैकेज अगर आप अभी लेते हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो ये वाली प्राइसेस भी आपको पे नहीं करनी होगी, इस पर भी 10% डिस्काउंट है। तो 15,700 रुपीज में आपका GS प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। और आपको वैलिडिटी भी अभी ज्यादा मिल रही है, 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी टिल मेंस ऑफ 2022। EMI पर भी आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं और यहां पर पूरे प्रिंटेड GS का मटेरियल आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। हर हफ्ते एक नया बैच बनता है, तो आप 23 जून से स्टार्ट होने वाले बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक लिमिटेड सीट्स वाला भी बैच है जिसमें 1-on-1 मेंटरिंग होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 टेस्ट सीरीज हैं जो कंप्लीटली फ्री हैं, इनको आप अवेल कीजिए यूजिंग दिस कोड। अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। हर रविवार को 11 बजे कॉम्बैट होता है, इसमें भी हिस्सा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।